पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने 3 फ्लो के बारे में बात किया था, वो कौन कौन सा फ्लो था? फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। और उस तीनों फ्लो के आधार पे हमने ये देखा था कि किस तरह से जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो शेप ले रहा था, वो बदल रहा था। किसी भी देश का इकोनॉमी, किसी भी जैसे कि जो वो एकाएक नहीं बदलता है, उसमें ग्रेजुअली वो धीरे धीरे समय लगता है उसको शेप लेने में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वर्ल्ड का इकोनॉमी किस तरह से शेप लेता है और किस तरह से ले रहा था उस समय, जिस समय की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, है ना, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप पार्ट 1। इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे और आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप लिया था। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल यूरोप, है ना। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। इंडस्ट्रियल यूरोप, जो यूरोप था वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रहे थे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हमने बताया था कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, और जिसकी वजह से बहुत सारे मशीन बने थे और मशीन जगह जगह पे लग रहे थे, फैक्ट्रियाँ बन रही थी, और जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे यूरोप में और खास करके इंग्लैंड में, तो वो लोग इंडस्ट्री में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे नगद मजदूरी मिल जाता था, सैलरी मिलता था, जो लाइफ स्टाइल था वो शहरी था, टाउन्स डेवलप हो रहे थे, तो लोगों का ज़्यादा रुझान इंडस्ट्री के तरफ हो रहा था। और इंडस्ट्री के तरफ रुझान होने से क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स जो थे, जो खेतों में अनाज उगाया जाता था, किसान खेती करना नहीं चाहने लगा और उपज कम होने लगी, और उपज कम होने लगी तो क्या हुआ कि अनाजों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अनाजों के रेट बढ़ गए तो अनाज बाहर से आने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर से अनाज मंगाने लगी, बाहर का अनाज सस्ता होता था। तो आज हम कॉर्न लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कॉर्न लॉ क्या था और इसकी जरूरत क्या थी। बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं कि आखिर कॉर्न लॉ कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉर्न लॉ के बारे में पूछा जाता है, 1 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर ही। कॉर्न लॉ क्या था, इसकी जरूरत क्यों थी, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज आप डिटेल से समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कॉर्न लॉ से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। आप ध्यान से देखना। कॉर्न लॉज क्या था, ठीक है। बात करते हैं पहले कि ट्रेडिशनली जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड के शुरुआत के समय में परंपरागत तरीके से यह समझा जाता था कि कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, कि हर देश को अपने जरूरत के अनुसार अनाज उगा लेना चाहिए। अनाज के मामले में, फूड ग्रेन के मामले में देशों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये मानना था। परंपरागत तरीके से दुनिया के हर देश इसे फॉलो करते थे कि जितना हमें जरूरत है अनाज का उतना हम उगा लें। बट द नोशन चेंज इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन में ये नोशन चेंज हो गया। अब लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब वो इंडस्ट्री की ओर उसका झुकाव बढ़ रहा था। वाई, है ना, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्रिटेन जो है अब इंडस्ट्रियल ब्रिटेन बनने लगा था, और ये जो सेल्फ सफिशिएंट वाला नोशन था ना, ये नोशन चेंज हो गया और लोग उद्योग की तरफ ज्यादा झुकने लगे। और ज्यादा झुकने लगे तो क्या हुआ कि लोगों को फैक्ट्री में इजीली काम मिलने लगा। शहरी जीवन में वो रहते थे जहां सारी सुविधाएं होती थी, काम खत्म होता था, मतलब कि हर महीने पैसा मिल जाता था। खेती में होता है कि काफी वेट करना पड़ता है,
निश्चित समय पर ही पैसा आएगा। और यहाँ है कि फैक्ट्री में कि हमेशा काम मिलता था, खेती में हमेशा काम भी नहीं होता है। तो हर लिहाज से इंडस्ट्री में काम करना वहाँ के लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था। पैसा हुआ, आमदनी बढ़ा, शहर में लोग रहने लगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा उसी हिसाब से, है ना। पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से इंक्रीज होना शुरू हुआ ब्रिटेन का, और डिमांड ऑफ फूड ग्रेन भी बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनाज का डिमांड तो बढ़ेगा। अब अनाज का डिमांड बढ़ा और किसान खेती करना नहीं चाह रहे, किसान भी फैक्ट्री में काम करने लगे। तो अनाज कौन उगाएगा? तो अनाज कौन उगाएगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाहर से अनाज मंगाना शुरू कर दिया। चलो भाई, सब काम कर रहा है, ठीक है, हम बाहर से अनाज मंगा के जरूरत पूरा कर लेंगे, है ना। अब जब बाहर से अनाज आने लगा तो इसका भी दिक्कत हो गया इंग्लैंड में। क्या दिक्कत हो गया कि उसने सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, कि अभी हमको जब कमाने का मौका था, जब अनाजों के दाम बढ़ रहे थे, तो आपने बाहर से अनाज मंगवाना शुरू कर दिया। अभी इतना दिन खेती में हमको घाटा लग रहा था, कोई मतलब कि हमेशा नुकसान में रहते थे, तो आप कुछ नहीं करते थे। और जब हमको अभी अनाज महंगे रेट में बिक रहे हैं, हमको कमाने का मौका मिल रहा है, आप बाहर से अनाज मंगाने लगे, तो हम लोग क्या करें? गवर्नमेंट पे इसने दबाव बनाया। और गवर्नमेंट, चूंकि उस समय एग्रीकल्चर ब्रिटिश जो था, मोस्टली एग्रीकल्चर ही था, मतलब ज्यादातर लोग वहां की खेती ही करते थे। तो यहां समझना है कि इससे पहले की स्थिति बता रहे हैं, इससे पहले की स्थिति है। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन वेंट अप, दाम बढ़ा, और जो लैंडेड ग्रुप थे, वहां के जमींदार जो थे, जो खेती करने वाले लोग थे, उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि वो बाहर से अनाज को लाने से मना कर दे, इंपोर्ट को बैन कर दे। जो भी बिकेगा ब्रिटेन का ही अनाज बिकेगा, थोड़ा महंगा बिकेगा, कोई बात नहीं, फायदा तो हम ही को होगा ना। तो इस तरह से इसने सरकार पे दबाव बनाया। सरकार मान ली इसकी बातों को, लैंडेड ग्रुप की बातों को, और इसने क्या किया कि कॉर्न लॉ बनाया। कॉर्न लॉ एक कानून था जिसमें कि बाहर से कोई भी अनाज ब्रिटेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि लैंडेड ग्रुप को फायदा होने लगा, लेकिन तो एक आदमी को फायदा हो रहा है तो दूसरे ग्रुप को नुकसान भी होगा। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड टू एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे और जो शहर में रहने वाले लोग थे, वो सरकार पे उल्टा दबाव बनाने लगी कि आप कॉर्न लॉ को एबोलिश कीजिए, ठीक है। कॉर्न लॉ को एबोलिश कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि उसको महंगे दाम में खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। और इससे इंडस्ट्रियल जो ग्रुप था वो अनहैप्पी हो गया हाई प्राइस ऑफ फूड से। एक ग्रुप बोला कि कॉर्न लॉ लगाइए, दूसरा ग्रुप बोला कि कॉर्न लॉ खत्म कीजिए। हालांकि ये तुरंत नहीं हुआ, कुछ समय बाद हुआ, लेकिन यही कहानी थी। हमने ये क्या क्या देखा? कॉर्न लॉ कैसे बना? पॉपुलेशन बढ़ा, अनाजों के दाम बढ़े, सरकार ने बाहर से अनाज मंगाना शुरू किया। तो लैंडेड ग्रुप ने कहा कि नहीं, आप बाहर से अनाज मत मंगाइए, हमको अभी कमाने का मौका है, सबके पास पैसा है, हम बेचेंगे। तो सरकार ने कॉर्न लॉ बना दिया। लेकिन कॉर्न लॉ बनाने से दूसरा ग्रुप अनहैप्पी हो गया, और अभी ये ग्रुप पावरफुल था क्योंकि यूरोप जो है वो इंडस्ट्रियल बन रहा था, और सरकार जो इंडस्ट्रियल लोगों के फेवर में थी, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कॉर्न लॉ को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि सरकार लैंडेड ग्रुप के फेवर में था। अब ये पावर शिफ्ट हो गया किसके? इंडस्ट्रियल ग्रुप के फेवर में। तो अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रुप की बात को माना सरकार ने, और कॉर्न लॉ को फिर से खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक बार कॉर्न लॉ लगा और एक बार इसे हटाया गया, इसमें जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इम्पैक्ट ऑन लैंडेड ग्रुप, जैसे कि कॉर्न लॉ को जब सरकार ने यहाँ पे जब अनाज मंगा रही थी, जब पॉपुलेशन बढ़ा, जब पॉपुलेशन बढ़ गया था,
तो सरकार बाहर से अनाज मंगाने लगी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा लैंडेड ग्रुप पर? तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर वर्सेस इंपोर्ट्स। ब्रिटिश एग्रीकल्चर नहीं compete कर पाते थे, नॉट एबल टू compete, यानी कि इंपोर्ट्स का अनाज जो होता था वो सस्ता होता था, इसका अनाज महंगा होता था क्योंकि यहाँ के लेबर महंगे थे, सारा चीज महंगा था। और यहाँ चूंकि बाहर से जो अनाज आता था तो अमेरिका से आता था, रसिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं वगैरह आता था, सारा अनाज बाहर, बड़े बड़े खेत थे, बहुत ज्यादा उपज होता था। तो यहाँ से अनाज आ रहा था इंग्लैंड, और इंग्लैंड का अनाज महंगा होता था। तो इंग्लैंड का जो एग्रीकल्चर है बाहर के मंगाए हुए सामान का कंपटीशन नहीं कर पाता था। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के लोगों ने काम करना, खेती करना बंद कर दिया। खेती करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ी तो ये माइग्रेशन कर गए। किधर कर गए? अमेरिका तरफ, है ना, ऑस्ट्रेलिया तरफ, रसिया की तरफ। यहाँ वो उनको काम का ज्यादा अवसर मिल रहा था, और यूरोप के दूसरे देश में भी चले गए क्योंकि इंडस्ट्रियल यूरोप बन रहा था, फैक्ट्री में काम मिल रही थी। तो ये लोग खेती बाड़ी छोड़ के सब लोग दूसरे जगह माइग्रेट कर गए। तो इस तरह से एक बात क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कॉर्न लॉ की क्या जरूरत हुई, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और कैसे यह सारा चीज हुआ। ठीक है, तो अगला जो है ये सारा चीज आपको समझना है। कॉर्न लॉ के बारे में क्लियर हो गया। अगर कोई डॉट रह गया होगा मन में तो आप पूछना कि कहीं पे अगर दिक्कत हो रहा समझने में, तो एक बार जरूर पूछना कि कोई दिक्कत है तो। और ये वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप्स पार्ट 2 में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन या यूरोप की मांग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और रसिया में किस तरह से खेत बनाए गए, वहां खेत बनाए गए, किस तरह से नए नए जमीनों को उपजाऊ बनाया गया, जोता गया, जंगलों को काटा गया, और खेत के साथ साथ वहां पे खेतों के पास रहने के लिए बिल्डिंग बने, सेटलमेंट्स बने, और रेलगाड़ियों का विस्तार हुआ। क्योंकि अनाज बंदरगाह तक लाना था तो रेलगाड़ी का विस्तार हुआ। तो एक जगह का डिमांड किस जगह दूसरे जगह को प्रभावित कर रहा था, दूसरे देशों को कैसे इम्पैक्ट डाल रहा था, वहां पे कैसे प्रोग्रेस हो रहा था, किस तरह से ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ये सब चीज और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।